दोस्तों नमस्कार। हम जो है राकेश मोटिवेटर ऑफिशियल में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। सभी तैयारी करने वाले दोस्तों का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि वे लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर कर दें। यह मोटिवेशनल ऑफिशियल चैनल विद्यार्थियों के लिए है। इस समय हम लोग जो है भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग का यह जो है चौथा क्लास है, पाँचवा क्लास है। चौथा कंप्लीट हो गया, पाँचवा क्लास है, जो गवर्नर जनरल है और वायसराय के बारे में बताया गया है दोस्तों। तो यह चैनल हम लोग का विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जो भी ग्रुप बी और ग्रुप सी का पेपर कोई भी दे रहे होंगे, देना चाहते हैं, वे सभी मित्र इस चैनल पे आएँ और अपने अपने प्रश्नों को देखें और इसमें उनके सारे प्रश्न मैच कर जाएंगे दोस्तों, और वे सभी क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आगे हम लोग बुक पे चलते हैं और पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है दोस्तों। हम लोग जो है गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। क्लाइव के समय में असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए हैं। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेना तथा निजी व्यापार बंद करा दिया। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए तथा जनवरी 1766 से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को मिलता था जो बंगाल बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। अपने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत हेस्टिंग ने सर्वप्रथम 1772 में ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की घोषणा की और राजकीय कोषागार का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कोलकाता कर दिया। वारेन हेस्टिंग का विचार था कि समस्त भूमि शासक की है। राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण और अशुद्धि के नियम को अपनाया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई। इस सरकार में एक अध्यक्ष, 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष को गवर्नर जनरल तथा का पद नाम दिया गया। वारेन हेस्टिंग 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर थी ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की थी। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधार, फौजदारी कानून व्यवस्था सुधार, पुलिस कर संबंधी सुधारों, व्यापारिक से जन प्रशासन की नींव पड़ी। 15 जनवरी 1784 को ऐतिहासिक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग 1774 से 1785 ईस्वी तक था। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति ने वारेन हेस्टिंग तथा वेलेजली से संबंधित वारेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया, जो 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए इसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां निम्नलिखित थी। कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष 1740 से 1765 ईस्वी, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति 1765 से 1813 ईस्वी, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1813 से 1857 ईस्वी, अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935 ईस्वी तक, बाबर के संघ की नीति 1935 से 1947 ईस्वी तक, दीवानी और फौजदारी की कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी।
इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और दृढ़ बनाया। शक्ति कलेक्टर के हाथों में केंद्रित थी। 1787 ईस्वी में जिले के प्रभारी कलेक्टर को दीवानी अदालतों की दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया था तथा इसके अतिरिक्त इन्हें फौजदारी शक्तियाँ और समितियों मामलों में फौजदारी न्यायकाश करने का भी अधिकार दे दिया गया। 1790 से 92 ईस्वी के बीच भारतीय न्यायाधीशों में से नियुक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय 3 बंगाल हेतु 1 बिहार के लिए नियुक्त किए गए। इन अदालतों की अध्यक्षता यूरोपीय व्यक्ति का भारतीय काजी एवं मुफ्ती के सहयोग से की जाती थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम, जो इससे पूर्व नहीं था, भारत में लागू किया। कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 ईस्वी तक अंतिम रूप देकर उन्हें कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। यह सुधार प्रसिद्धि सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। इसके तहत उसने कर तथा न्याय को पृथक कर लिया। कलेक्टर की न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियाँ ले ली तथा उसके पास केवल कर संबंधी शक्तियाँ ही रह गई। जिला दीवानी न्यायालयों में कार्य करने के लिए अधिकारियों की श्रेणी बनाई गई। जिला न्यायाधीशों को फौजदारी तथा पुलिस के कार्य भी किए गए। भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा लोक सेवा आयोग का प्रारंभ कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी तक एवं 30 जुलाई 1805 ईस्वी से 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद 1898 ईस्वी था। वसीन की संधि दिसंबर 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय था। इस सहायक संधि के तहत भारतीय द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली। इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने पेशवा को पुनः स्थापित करने के साथ साथ 60,000 सैनिकों की सेवा रक्षा हेतु उसके राज्यों में रखने का वादा किया, जबकि इसके बदले में पेशवा ने अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक आय वाले क्षेत्र प्रदान करने पर सहमति लगाई। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्य परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था। वह क्रमिक रूप से विकसित हुई थी। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। अंग्रेजों ने यह भी प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जबकि कंपनी निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा विशिष्ट रूप से प्रवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798 में से तथा 1800 ईस्वी मैसूर, 1799 में तंजौर, 1799 ईस्वी में अवध, 1801 ईस्वी में पेशवा, 1802 ईस्वी में बरार, दिसंबर 1803 में सिंधिया, फरवरी 1804 में जोधपुर, जयपुर, मच्छदेरी, बूंदी, भरत। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जुलाई 1828 में बंगाल का गवर्नर जनरल का कार्य संभाला। उसने सती प्रथा, बालिका शिशु वध जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रभावित प्रयत्न किया था तथा देशी में ठगी समाप्त कर दी और राजव्यवस्था। उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियासतों में प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाई। जयपुर में व्यवस्था ने ऐसा रूप उग्र धारण कर लिया कि ब्रिटिश रेजिडेंस पर ही प्रहार कर दिया गया, परंतु इस पर भी बेंटिंक ने हस्तक्षेप करना स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार जोधपुर में, बूंदी, कोटा तथा भोपाल में उसने हस्तक्षेप नहीं किया। यद्यपि ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण थे, परंतु उसने इस नीति का अनुसरण छोड़कर 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्क एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहाँ बहुत अधिक अव्यवस्था थी। विलियम बेंटिंक ने 1828 से 1835 के शासन के 7 पुरानी वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजन की नीति तिलांजलि दे दी।
भारत के इतिहास में बेंटिंग का नाम सामाजिक एवं प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाएगा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीय करने का प्रयास किया गया। एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम जनरल गवर्नर बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया गया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया, अपने ठगों को फांसी दी, अनेक ठगों को फांसी दी, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। 1889 ईस्वी की घोषणा द्वारा बंगाल के दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। 1811 ईस्वी में 1823 ईस्वी में दासों में संबंध कानून बनाए गए तथा 1833 के चार्टर एक्ट में दासता को समाप्त करने के लिए गवर्नर को कानून बनाने को कहा गया। 1883 ईस्वी में समस्त ब्रिटिश भारत से दासता को अवैध घोषित कर दिया गया। 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दासता को अपराध घोषित कर दिया गया। आंग नेपाल युद्ध 1814 से 1816 लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल 1813 से 23 में हुआ था, जो सुगौली की संधि से समाप्त हुआ था। सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी, जिसे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया था। 1854 में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अव्यवस्था को शोषणीय है। आउट्रम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था तथा लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को उसका अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया। अवध के ऐतिहासिक डलहौजी के व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रकोष्ठ में सतारा 1848, जैतपुर एवं संभल 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1854, नागपुर 1855 तथा करौली 1855 ईस्वी थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने नौकरी के व्यक्तिगत प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। रेल यात्रा का प्रथम ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। भारत में रेलवे के विकास का मुख्य उद्देश्य कच्चे मालों को देश के आंतरिक भागों में बंदरगाहों तक ले जाना था। इसका दूसरा उद्देश्य सेना को दूर दराज रेंजों तक पहुंचाना भी था। दोस्तों, ताकि ब्रिटिश शासकों के प्रति होने वाली किसी भी विद्रोह को सरलता से कुचला जा सके। रेलवे का सर्वाधिक विस्तार 1900 के आसपास लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार लॉर्ड डर्फिन के समय हुआ था, जो 1885 में तृतीय अंगल बर्मा युद्ध के बाद 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था। डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था, जो इसके कार्यकाल में पहली बार अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया। सार्वजनिक उपयोग कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया जाने लगा। ईश्वरचंद विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह 1856 में पारित हुआ। इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया। उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक वैध घोषित किए गए। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता थे पश्चिमी भारत में विष्णु शास्त्री, धोंदो केशव कर्वे ने 1899 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। 1857 ईस्वी की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में
लॉर्ड कैनिंग द्वारा घोषित की गई थी। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और भारत के शासन की सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बना। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री साम्राज्ञी 1877 ईस्वी में नियुक्त किया गया। जनवरी 1877 में आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में इसे कैंसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई। प्रथम आंग्ल युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी के मध्य हुआ था। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। स्कॉटलैंड के समय में द्वितीय आंग्ल अफगान 1878 से 1880 हुआ था। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो से दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। इसके काल 1842 से 1844 ईस्वी के दौरान अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया था। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता का कुशल अकर्मकता की नीति के आंग्ल अफगान संबंधों में संदर्भ में लॉर्ड एलनबरो के काल में प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल में चलती रही। इस काल को कुशल अकर्मकता नीति का काल कहा जाता है। इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशिष्ट रूप से संबंधित किया जाता है, क्योंकि उसके वायसराय में नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला। इस नीति की भी रूपरेखा स्पष्ट रूप से सुनिश्चित की गई। कुशल अकर्मकता शब्द का JWS वाइली ने एडिनबरा रिव्यू तक के एक लेख में प्रयोग किया था। अंग्रेज ने भारत के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 के काल में 1872 में प्रारंभ हुई थी, किंतु लॉर्ड रिपन ने काल में नियमित जनगणना 1881 से में शुरू की। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण के दौरान शेर अली अफरीदी नामक एक कैदी द्वारा की गई थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। 1876 ईस्वी में ब्रिटेन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति परिवर्तित आया। कुशल अकर्मकता की नीति के शासन के अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। मेजर सैंडम की बलूचिस्तान में गवर्नर जनरल एजेंट के रूप में नियुक्ति के साथ ही बलूचिस्तान में हस्तक्षेप न करने के स्थान पर हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। वर्नाकुलर एक्ट प्रेस द्वारा भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लॉर्ड रिपन के काल में पारित किया गया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया है। अर्सकिन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया। श्री SN बनर्जी ने इसे आकाश से ब्रजपात कहा। सर PC एल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य। इन्होंने 2 फरवरी 1983 को विधान परिषद में विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यता तुरंत समाप्त कर दी जाए और भारतीय यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाए। जैसे कि यह विधेयक प्रस्तुत किया गया, एक बवंडर खड़ा हो गया। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकारों का कुठाराघात बताया। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसराय में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाओं बच्चों में संबंध कुछ उदारवादी नियम बनाए, जिन्हें फैक्ट्री अधिनियम 1881 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फैक्ट्री में काम करने पर रोक तथा 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यावधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा इस महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया। दूसरा फैक्ट्री अधिनियम 1891 में बनाया गया। इसमें मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था की गई। लॉर्ड मेयो के समय में सृजित स्थानीय शासन को वास्तविक स्थानीय शासन बनाने के लिए लॉर्ड रिपन ने उन्हें आवश्यक नियम प्रदान किए।
इस कार्य के कारण लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। चार्ल्स मेटकाफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया, इसलिए उसे समाचार पत्रों की मुक्तिदाता कहा जाता है। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 ईस्वी में कलकत्ता के विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए थे। 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त किया गया था तथा 1871 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण को सरकार में अलग विभाग बनाया गया। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी के दौरान वर्ष 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत एवं केंद्रीकृत रूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के शासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की तथा नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था तथा जॉन मार्ले को भारत में सचिव नियुक्त किया गया था। इनके अनुसार किए गए सुधारों की मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय में भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया था। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से जाना जाता है। इस दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा राजधानी को स्थानांतरण की घोषणा की गई। दोस्तों, इस प्रकार इस 5वें वीडियो को समाप्त किया जाता है। आप सभी लोग जो भी विद्यार्थी इसको देख रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। सभी लोग का इसमें कल्याण होगा।